नमस्कार, मैं प्रोफेसर एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, आज आपके समक्ष बी.कॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन के किराया क्रय पद्धति क्या है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत हम प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, टेबुलेशन कैसे करके एक टेबल बनाकर किस तरह मूल राशि, ब्याज एवं किस्त की राशि की गणना करते हैं, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि किराया क्रय पद्धति क्या है। एक समय था जब पहले माल नगद ज़्यादा और उधार बहुत कम बिकता था, क्योंकि सप्लायर कम हुआ करते थे। आज प्रतिस्पर्धा के युग में जहाँ एक तरफ आपूर्तियाँ बढ़ी है, वहीं उपभोक्ताओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जितनी की आपूर्तियां बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को सेवा देने, उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल विक्रेता के द्वारा क्रेता को सुपुर्द किया जाता है। हम सबसे पहले यह समझेंगे कि किराया क्रय पद्धति क्या है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपत्ति की राशि एक साथ प्राप्त नहीं होती, बल्कि किस्तों में प्राप्त होती है, और जब तक किस्तों का दायित्व क्रेता पर होता है तब तक वह एक किराएदार की भांति माना जाता है और माल पर स्वामित्व विक्रेता का होता है। अंतिम किस्त भुगतान से पूर्व प्राप्त राशि को किराए के रूप में माना जाता है, किंतु जैसे ही अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता के द्वारा कर दिया जाता है, तब माल पर स्वामित्व पूरी तरह से क्रेता का हो जाता है और उसके स्वामित्व का हस्तांतरण भी कर दिया जाता है। अब यह समझेंगे हम कि इन परिभाषाओं के आधार पर किराया क्रय पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कि अनुबंध का होना। किराया क्रय पद्धति में अनुबंध होते हैं जिसमें दो पक्षकार होते हैं। पहला किराया क्रय विक्रेता और दूसरा किराया क्रय क्रेता। अगली विशेषता है कि इस पद्धति में माल नगद नहीं बेचा जाता, बल्कि माल उधार बिक्री होने पर ही इस अनुबंध का जन्म होता है, और यह बिक्री साख आधारित होती है, यानी बाजार में जिसकी साख अच्छी होती है उसको ही वस्तुएं किराया क्रय क्रेता के रूप में प्राप्त होती है। अदरवाइज यह सुविधा बगैर साख वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। तीसरी विशेषता है, इसमें भुगतान संपत्ति का एक साथ नहीं किया जाता, बल्कि इसका भुगतान किस्तों के द्वारा धीरे धीरे यह किस्तों की राशि अनुबंध के समय निश्चित हो जाती है कि यह भुगतान मासिक होगा या त्रैमासिक होगा या छमाही होगा या वार्षिक किस्तों में देय होगा। यह उनके अनुबंध के समय ही निश्चित हो जाता है। इस किराया क्रय पद्धति की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें क्रेता को माल के प्रयोग का अधिकार तो मिल जाता है, किंतु माल के स्वामित्व का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह अंतिम किस्त का भुगतान ब्याज के साथ न कर दे। विक्रेता का स्वामित्व प्रथम किस्त से लेकर अंतिम किस्त के पूर्व तक बना रहता है। यदि इन अवधि में क्रेता द्वारा किसी प्रकार के भुगतान का विलंब किया जाता है तो या भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता को पूरा अधिकार होता है कि वह उस माल के स्वामित्व को वापस अपने अधिकार में ले ले। जितनी किस्तें क्रेता ने चुकाई है, यदि वह आगे की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता के पास यह पर्याप्त अधिकार होता है कि वह जितनी किस्तों का भुगतान क्रेता ने किया है उन राशि को वह जब्त कर ले। और इस किराया क्रय पद्धति के आगे हम चर्चा करेंगे विशेषताओं के आधार पर इसके लाभ क्या है। सबसे पहले तो विशेषता है कि मूल्यवान वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार क्रेता को मिल जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए और उसको 50 लाख रुपए का मकान लेना है,
किराया क्रय क्रेता अनुबंध के अंतर्गत 50 लाख रुपए का मकान व ऋण की राशि बैंक आदि से लेकर वो प्राप्त कर सकता है, मकान का उपभोग भी कर सकता है। जैसे ही अंतिम किस्त का भुगतान उसके द्वारा बैंक को कर दिया जाएगा, माल के प्रयोग का अधिकार तो पहले ही था, किंतु स्वामित्व का अधिकार भी उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरी सुविधा यह है कि वस्तु की उपयोगिता यदि नहीं पाई जाती है तो क्रेता द्वारा विक्रेता को माल वापस कर दिया जाता है। बहुत सारी प्रतियोगी फर्में आजकल सुविधा का लाभ देने के साथ साथ रिपेयर, सर्विस आदि की सुविधाएं भी फ्री में क्रेता को मुहैया कराती है, जिसके कारण क्रेता को अपनी वस्तुओं का उपभोग करने में बहुत आसानी होती है। भुगतान की सुविधा, क्रेता के ऊपर एक साथ राशि को चुकाने का भार नहीं आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह इनकम करता जाता है वैसे वैसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस किस्तों के भुगतान में दे देता है। ऐसा करते करते वह एक बहुत मूल्यवान संपत्ति का मालिक धीरे धीरे हो जाता है। मितव्ययिता की भावना, इस पद्धति में चूंकि किस्तों को चुकाना होता है, मासिक किस्तें मान लीजिए है, एक महीना जैसे ही पूरा होता है किस्तों का दायित्व क्रेता के ऊपर होता है, अतः क्रेता अपनी आय को इस मितव्ययी ढंग से खर्च करता है ताकि वह उसका कुछ भाग बचाकर उन किस्तों के भुगतान में लगाकर एक अचल बड़ी संपत्ति का मालिक हो सके। विक्रेता को क्या लाभ है, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। विक्रय में वृद्धि, माल नगद बहुत कम बिकता है, उधार की सुविधा देने से माल की बिक्री अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है और जैसे ही विक्रय बढ़ता है विक्रेता का लाभ भी बढ़ने लगता है। नियमित किस्तों की प्राप्ति, चूंकि क्रेता को उसने किस्तों में संपत्ति को हस्तांतरित किया है तो नियमित रूप से किस्तों को प्राप्त होने से वह पुनः माल का क्रय कर कर बाजार में अपने विक्रय को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। अधिक मूल्य की प्राप्ति, चूंकि तुरंत नगद बिक्री और किराया क्रय पद्धति के द्वारा बेचने पर मूल्यों में अंतर होता है, क्योंकि माल के तुरंत भुगतान और कुछ समय के पश्चात भुगतान में दोनों के बीच के अंतर में ब्याज की राशि विक्रेता के द्वारा ली जाती है। इस तरह उसे नगद के तुलना में उधार माल बेचने पर ज्यादा मूल्यों की प्राप्ति होती है और ज्यादा मूल्य मिलने से उसके लाभ बढ़ने लगते हैं। अन्य लाभ पर हम चर्चा करेंगे। विक्रेता और क्रेता के बीच इस तरह के अनुबंध के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से जहां एक ओर क्रेता के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है, वहीं व्यावसायिक आर्थिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति होने लगती है। देश को बहुत अधिक रेवेन्यू मिलने लगता है और हमारा देश, समाज और व्यापारी तीनों की प्रगति होने से चौमुखी विकास के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। रोजगार और आय में वृद्धि, चूंकि उत्पादन बढ़ने लगता है, उत्पादन बढ़ता है तो श्रमिकों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या दूर होती है, क्रेता के वस्तु के उपभोग करने से उसे भी संतुष्टि का अवसर प्राप्त होता है। अब हमने तो लाभ पर चर्चा की, इसके सकारात्मक पक्ष को देखा। अब हम किराया क्रय पद्धति से हानियों पर भी प्रकाश डालेंगे। पहली, क्रेता को हानि, अधिक मूल्य का भुगतान। नगद के बजाय किस्तों में संपत्ति को खरीदने पर क्रेता के ऊपर आर्थिक भार अतिरिक्त पड़ता है और उसे अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। वस्तु बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं। जब तक अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता के द्वारा न कर दिया जाए तब तक क्रेता वस्तु को न तो बेच सकता है, न ही आर्थिक या अन्य किसी संकट के समय वह अपने उस वस्तु को गिरवी रख सकता है। वस्तु वापसी का भय, मान लीजिए बीच में किन्हीं कारणों से क्रेता द्वारा यदि किस्तों का भुगतान न किया जाए, ऐसी स्थिति में यह भय निरंतर बना रहता है कि विक्रेता उसकी वस्तु को वापस खींचकर न ले जाए। और अनावश्यक वस्तुओं का क्रय, जब साख आधारित उधार क्रय की सुविधा मिलने लगती है, ऐसी स्थिति में क्रेता की आवश्यकताएं इच्छा के रूप में बदल जाती है और दार्शनिकों ने कहा है
इच्छा आकाश के समान अनंत है, वह अपनी जरूरत के अलावा गैर जरूरी चीजों को भी क्रय करने लगता है, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत आर्थिक भार पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। विक्रेता को क्या हानियां हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अधिक पूंजी की आवश्यकता, चूंकि विक्रय की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है। विक्रय की मात्रा बढ़ने से उत्पादन या क्रय बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी कठिनाई विक्रेता के सामने ये आती है कि बहुत सारे क्रेताओं को माल बेचने पर किस्तों को वसूलने की समस्या आ जाती है, क्योंकि उधार बिक्री पर अशुद्ध ऋण की आशंका भी पनपने लगती है। वस्तु को वापस प्राप्त करने में कठिनाई, जब क्रेता के द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता जब वस्तुओं को वापस लेने जाता है, क्रेता आसानी से वस्तुएं सुपुर्द नहीं करता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को यह भय बना रहता है कि उसकी वस्तुएं वापस मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। और अगली हानि के रूप में वस्तु जब वो बेचता है तो फ्रेश होती है, लेकिन जब वो वापस लेता है तो कई बार वस्तुएं बहुत टूट अवस्था में या ह्रास अत्यधिक उपयोग करने के कारण अत्यधिक ह्रास के साथ वापस मिलती है, और जितनी राशि उसे लेनी होती है उससे कम की वस्तु या संपत्ति वापस ले पाता है। इस तरह अनावश्यक हानि का सामना एक विक्रेता को करना पड़ सकता है। आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस तरह से एक विक्रेता और क्रेताओं के बीच अनुबंध होता है, नगद मूल्य क्या होता है, किराया क्रय मूल्य क्या होता है, ब्याज की दर जितने समय तक क्रेता उस वस्तु का उपयोग करता रहेगा उस पर किस दर से विक्रेता के द्वारा ब्याज दिया जाएगा, कितने किस्तों में भुगतान किया जाएगा, भुगतान की पद्धति किस तरह से होगी, समय क्या होगा, मासिक, त्रैमासिक, छह-मासिक या वार्षिक। यह हम अगले वीडियो में आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।